पुतिन ने कुछ ही दिनों के भीतर 2 विदेशी दौरे किए। पहला रूस के ठीक पड़ोस में अमेरिका का अलास्का, जहां पुतिन ट्रंप से मिले, और दूसरा चीन, जहां पुतिन एससीओ समिट में शामिल हुए। इन दोनों बैठकों के बाद रूस की छवि, पुतिन की सोच और रूस की रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा है। एससीओ में पुतिन ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। भारत और चीन के साथ पुतिन की दोस्ती अमेरिका को नई चुनौती लग रही है। दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने तक की चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि इसका असर यूक्रेन युद्ध पर दिखने लगा है। सिर्फ डोनबास बनाने का लक्ष्य रखने वाले पुतिन अब यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जे की कोशिश में। यूक्रेन को काला सागर से दूर करने की भी तैयारी। सिर्फ डोनेट्स्क नहीं, अब ओडेसा पर भी कब्जे की कोशिश में है रूस। यूक्रेन के सबसे अहम और बड़े तटीय इलाके में जबरदस्त तबाही मच रही है। 3 दिनों में ओडेसा पर लगातार हमले हुए हैं। शनिवार रात को ओडेसा पर मिसाइलों से हमले किए गए। रविवार को भी ओडेसा पर ड्रोन और मिसाइल से हमले हुए और सोमवार रात भी ओडेसा के एक पोर्ट पर तबाही मची। इन हमलों को रूस के वॉर प्लान में बदलाव का बड़ा संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वी छोर पर भी हमले हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह पुतिन के चीन दौरे का असर है। माना जा रहा है कि पुतिन को एससीओ के मंच ने नई ताकत और हौसला दिया है, जिसका अंजाम यूक्रेन भुगत रहा है। चीन में अमेरिका के खिलाफ पहली बार ऐसी एकजुटता दिखी है और इसी हौसले से रूसी सेना यूक्रेन में नई रफ्तार में नजर आने लगी है। डोनेट्स्क और सूमी पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच अब रूसी फौज खेरसोन और ओडेसा पर अधिक हमले कर रही है। खेरसोन में रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। चेर्निहिव में भी रूस के ड्रोन हमले हो रहे हैं। सूमी में रूस के हमलों के बाद से बिजली और पानी की सप्लाई बंद है। एससीओ समिट के बाद पुतिन ने रूस के विस्तार प्लान को और बड़ा बना दिया है। ज़ेलेंस्की फ्लैमिंगो मिसाइल से क्रीमिया पर हमलों की शुरुआत कर चुके हैं और यह हमला ओडेसा से हुआ। यही वजह है कि कब्जा प्लान को बदलकर अब रूस खेरसोन और ओडेसा पर हमले कर रहा है। ओडेसा पर रूस का पूरी तरह से कब्जा है, जबकि खेरसोन पर रूसी सेना एक बार फिर कब्जा कर चुकी है और फिलहाल कुछ इलाकों में रूसी सेना मौजूद है। अब पुतिन इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करके यूक्रेन को समुद्र से दूर करने की कोशिश में है। खार्किव पर भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। खार्किव में 3 लोगों की मौत, रूसी हमले में 17 लोग जख्मी। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेनी सैन्य प्रमुख के मुताबिक रूस ने ज़ेपोरिज़िया को भी नया टारगेट बनाया है। प्लान में बदलाव से पहले रूस यूक्रेन में किन इलाकों पर कब्जे की कोशिश में जुटा था, ये आपको दिखाते हैं। तो रूस का कब्जा प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लुहांस्क पर रूसी सेना का संपूर्ण कब्जा है, जबकि डोनेट्स्क इस वक्त रूस का टारगेट नंबर 1 है। खार्किव पर भी कब्जे की कोशिश की जा रही है, इसे भी रूस ने टारगेट पर रखा है। सूमी भी रूस के टारगेट पर है और यह रूस का तीसरा टारगेट माना जा रहा है। ऊपर चेर्निहिव तक रूसी सेना कब्जे की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेनी सेना के प्रमुख का दावा है कि ज़पोरिज़िया भी अब रूस का टारगेट बन चुका है, इसलिए यहां बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की शुरुआत हो गई है। पुतिन इसी विस्तार प्लान के तहत समझौता चाहते हैं। यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूस का पूरा कब्जा हो जाए, यही कोशिश है। इस तरह से यूक्रेन का बॉर्डर रूस की सीमा से बहुत दूर भी हो जाएगा। अब रूस इस पूरे इलाके पर कब्जे की कोशिश में है। ओडेसा में हमले की एक बड़ी वजह यहां यूक्रेन के तेल भंडार को भस्म करना था। रूस ने ओडेसा के ट्रिटन तेल डिपो को निशाना बनाया। हमले के लिए 40 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।
रूस के हमले में तेल के साथ डिपो से जुड़ी कई मशीनें भी आग में नष्ट हो गईं। रूस के ड्रोन का हमला इजमिल बंदरगाह पर हुआ। Гондоны ебаные. ओडेसा में 30 धमाकों की आवाज सुनी गई। 20 ड्रोन तेल डिपो को टारगेट बनाने में कामयाब रहे। तेल डिपो के 2 टैंकर पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि 1 टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन रूस की कई रिफाइनरी और तेल डिपो को निशाना बना चुका है। यही वजह है कि रूस भी अब यूक्रेन के तेल ठिकानों को निशाना बना रहा है। सूमी में रूस फैब 500 बम से हमले कर रहा है। सूमी के 2 इलाकों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के एक हथियार गोदाम को भी निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस की सेना बेहद जल्दबाजी में है। क्रेमलिन से रूसी सेना को जल्द से जल्द यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जे का आदेश आया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने ड्रोन बनाने के लिए कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। ड्रोन के गोदामों, मिसाइल के भंडार और आर्टिलरी शेल रखने के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। रूस के हमलों में 24 घंटे में 1320 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा है। यूक्रेन पर कितने भीषण हमले हो रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगस्त में रूस ने कई बार किंजल और इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। 5000 के करीब बम बरसाए गए। और सितंबर की शुरुआत हो चुकी है और अगस्त की बात करें तो यूक्रेन पर रूस ने 4390 बॉम्ब हमले किए, जिससे फ्रंट लाइन पर धमाके हुए। अगस्त में कई यूक्रेनी ड्रोन सेंटर नष्ट हो गए। रूस ने बमबारी से यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। अगस्त में यूक्रेनी आर्टिलरी को भी नुकसान हुआ है। तेज रफ्तार हमलों के बीच अगस्त में यूक्रेन ने रूस के 6346 हवाई हमलों को नाकाम किया। शाहेद ड्रोन के साथ रूस के कई ड्रोन नष्ट किए गए। यूक्रेन पर किंजल, स्कैंडर और KH-101 मिसाइलों से हमले किए गए, जिससे यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जे के मिशन के बीच कीव भी दहल रहा है। एयर डिफेंस कमजोर होने की वजह से कीव में रूस हमले करने में कामयाब हो रहा है। सोमवार रात कीव पर गेरान-2 ड्रोन से हमले हुए, जिसके बाद कीव में 12 जगहों पर धमाके हुए और कई जगहों पर आग लग गई। हालांकि अब ज़ेलेंस्की अपने कमांडर्स के साथ ओडेसा को बचाने की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि 30 अगस्त को रूस के रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरें जारी की थी, जिसमें रूसी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के पीछे एक नक्शा दिखा था। नक्शे से संकेत मिला कि रूस खार्किव और ओडेसा पर कब्जा कर सकता है। इससे पहले रूस के इन दोनों इलाकों पर हमलों से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे थे। अब माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेनी नक्शे पर नई लकीर खींचने का मन बना चुके हैं और ये सफल हुआ तो यूक्रेन के 8 प्रांतों पर रूस का कब्जा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो एससीओ समिट के बाद यूक्रेन युद्ध में सीज फायर की उम्मीद खत्म हो चुकी है। एक तरफ तियानजिन से रूस ने ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की की त्रिपक्षीय वार्ता से इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ घोषणा पत्र में रूस की विस्तारवादी नीति की आलोचना नहीं करने से ज़ेलेंस्की भड़के हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने रेल रिफाइनरी अभियान को और तेज कर दिया है। यूक्रेन लगातार रूस के रेल नेटवर्क और तेल रिफाइनरियों पर हमले कर रहा है, ताकि रूसी राष्ट्रपति को बैकफुट पर धकेला जा सके। रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की उम्मीद खत्म हो चुकी है और इस बात की गवाही है रूस की धरती पर होते ये ड्रोन हमले। क्रीमिया से लेकर क्रास्नोदर और ब्रियांस्क तक यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमले जारी हैं। क्रीमिया में यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर हमला किया, तो वहीं ब्रियांस्क में फिर एक बार रूस की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किए। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रास्नोदर में यूक्रेन ने एक रेलवे स्टेशन को तबाह कर दिया।
ज़ेलेंस्की के इस आक्रामक रुख की वजह चीन में हुए एससीओ समिट को माना जा रहा है। यूक्रेन ग्लोबल मंच पर रूस के विस्तारवाद की आलोचना नहीं होने से भड़का हुआ है। यूक्रेन विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, रूस अपने पड़ोसी पर 3 साल से हमला कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह यूरोप में हुआ सबसे बड़ा युद्ध है। एससीओ घोषणा पत्र में इसका जिक्र तक नहीं किया गया, ना ही रूस की किसी ने आलोचना की। यह बेहद ज्यादा हैरान करने वाला है। इधर घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं होना यूक्रेन और ट्रंप के लिए झटका है, तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ समिट के दौरान रूस ने साफ कर दिया कि पुतिन, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच उसने किसी त्रिपक्षीय वार्ता के लिए कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। साफ है, रूसी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और ट्रंप के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के मूड में नहीं है, जिसका अर्थ सीधा सा है कि यूक्रेन जंग में युद्ध विराम होने की उम्मीद अब ना के बराबर बची है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस को बैकफुट पर ढकेलने के लिए यूक्रेन एक खास प्लान पर काम कर रहा है। रूसी धरती पर यूक्रेन के 2 प्रमुख टारगेट हैं। पहला टारगेट है रूस की तेल रिफाइनरी, जबकि दूसरा टारगेट रूस का रेल नेटवर्क है। खासकर वो हिस्सा जिसके जरिए यूक्रेन और ब्लैक सी तक हथियार और तेल भेजा जाता है। यही वजह है कि यूक्रेन ने फिर एक बार ब्रियांस्क में मौजूद तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। हमले में तेल रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचने की खबर है। तो यूक्रेन बीते 10 दिनों से रूस की तेल रिफाइनरी पर हमले कर रहा है। इन हमलों में रूस की 8 रिफाइनरियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 23 अगस्त को यूक्रेन ने रोस्तोव में मौजूद तेल रिफाइनरी पर हमला किया था। इसके बाद 27 अगस्त को यूक्रेन ने 3 अलग अलग रिफाइनरियों पर हमले किए। पहला हमला स्तावरोपोल रिफाइनरी पर किया, दूसरा हमला वोरोनिश में मौजूद तेल रिफाइनरी पर किया गया, तीसरा हमला समारा में किया गया। दावा है कि यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। अगले दिन भी रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले बंद नहीं हुए। 28 अगस्त को यूक्रेन ने ब्रियांस्क में अटैक किया। 29 अगस्त को सिजरान में ड्रोन हमले किए गए और क्रास्नोदर में मौजूद तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। इसके बाद 1 सितंबर को एक बार फिर यूक्रेन ने ब्रियांस्क में मौजूद रूस की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। इधर पुतिन का अभिमान क्रीमिया भी यूक्रेन के प्रमुख टारगेट पर आ गया है। तीस अगस्त को यूक्रेन ने क्रीमिया के सिम्फेरोपोल एयरबेस पर हमला किया था। अब उसका वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो में रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर और Mi-24 हेलीकॉप्टर तबाह होता नजर आ रहा है। इसके अलावा एक टग बोट भी यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर तबाह कर दी। बीते 2 हफ्ते में यूक्रेन ने दूसरी बार सिम्फेरोपोल एयरबेस को टारगेट किया है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में रूसी एयरबेस पर तबाही साफ साफ देखी जा सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों में सिम्फेरोपोल एयरबेस पर 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर, एक AN-26 एयरक्राफ्ट, 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर जबकि एक Tu-134 बॉम्बर नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है एक Mi-24 और एक Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है। एक तरफ यूक्रेन ने ब्लैक सी से सटे सिम्फेरोपोल एयरबेस पर हमला किया, तो वहीं क्रास्नोदर में मौजूद उस रेलवे स्टेशन को भी टारगेट किया जो रूस की ब्लैक सी पोर्ट तक जाने वाले रेल नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। यह क्रास्नोदर में मौजूद काफकास्किया स्टेशन का वीडियो है। तस्वीरों में स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा धो धो कर जलता नजर आ रहा है।
दरअसल यूक्रेन के टारगेट पर रूस का रेलवे नेटवर्क है। यूक्रेन ने 1 सितंबर को क्रास्नोदर में मौजूद कावकास्किया स्टेशन को ड्रोन हमला कर तबाह कर दिया। यह स्टेशन रोस्तोव, कुबान और ब्लैक सी पोर्ट के बीच पड़ता है। इससे ब्लैक सी तक तेल और हथियार पहुंचाया जाता था। 25 अगस्त को यूक्रेन ने क्रीमिया के ओरोज हाइना रेलवे स्टेशन को तबाह कर दिया। यह रूस से क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन तक हथियार भेजने वाले रेल रूट का हिस्सा था। 21 अगस्त को यूक्रेन ने वोल्गोग्राद में पेट्रोव स्टेशन पर ड्रोन हमला किया। यहां रूस का बड़ा लोकोमोटिव डिपो मौजूद है। 17 अगस्त को वोरोनिश के लिस्की स्टेशन पर हमला किया गया। इस स्टेशन का इस्तेमाल यूक्रेन तक हथियार और सैनिकों को भेजने के लिए किया जाता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति न सिर्फ रूस के तेल भंडार और रेल नेटवर्क को तबाह करने के प्लान पर काम कर रहे हैं, बल्कि डोनेट्स्क की फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं, जिसका नतीजा भी नजर आने लगा है। ये डोनेट्स्क के नोवो इकोनोमिचने का वीडियो है, जिसे यूक्रेनी सेना ने रूस से आजाद करवा लिया। इस इलाके में इस वक्त यूक्रेनी झंडा लहरा रहा है। पोक्रोवस्क के पास यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक काफिले को तबाह कर दिया। ये टैंक पोक्रोवस्क की तरफ बढ़ रहे थे। इधर ज़ेलेंस्की ने रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों से यूक्रेन की सुरक्षा मजबूत करने के प्लान पर काम तेज कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर बात हुई। साथ ही शाहिद ड्रोन को तबाह करने की रणनीति बनाई गई। इस मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की ने यूरोप को संदेश देते हुए साफ साफ कहा कि बिना डिफेंस सिस्टम के यूक्रेन की स्थिति खराब हो रही है। ऐसे में जल्द से जल्द हथियारों की डिलीवरी जरूरी है। ज़ेलेंस्की इस बात से वाकिफ है कि जितने भीषण हमले वो रूस पर कर रहे हैं, उसका जवाब पुतिन उससे कहीं ज्यादा बारूद बरसा कर देंगे। ऐसे में अगर यूक्रेन को जल्द डिफेंस सिस्टम नहीं मिले तो यूक्रेनी शहरों की तबाही और ज़ेलेंस्की की हार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो एससीओ समिट से यूरोप में भय फैल गया है, क्योंकि एससीओ समिट में नया ग्लोबल ऑर्डर तय हो चुका है। पुतिन को नया ग्लोबल लीडर माना जा रहा है। 3 साल से प्रतिबंध झेल रहे पुतिन नए नेता के रूप में उभरे। पुतिन के एससीओ में जाने के साथ ही रूस और उसके सहयोगी देशों का ज़ैपैट युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में भी इसमें जुड़ रहे हैं। जर्मनी आकलन कर रहा है कि ज़ैपैट से यूरोप को बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए यूरोपीय देशों ने भी युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। देखिए यूरोप में नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर किस तरह की सैन्य गतिविधियां हो रही हैं। तियानजिन के ग्लोबल शो ने वैश्विक समीकरणों की नई परिभाषा तैयार कर दी है। इस समिट को अमेरिकी युग का अंत और रूसी युग का उदय माना जा रहा है। ग्लोबल शो भले ही चीन में हुआ है, लेकिन इसके लॉर्ड रूस के राष्ट्रपति पुतिन ही हैं, क्योंकि पुतिन यूक्रेन युद्ध से अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहे हैं। नेटो के साथ रूस का सीधा टकराव शुरू हो चुका है। यूरोपीय देशों को भी रूस की सीधी धमकी जारी हो चुकी है। अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा ग्लोबल चेहरा इस वक्त पुतिन ही है, जिन्होंने 3 साल के प्रतिबंधों के बाद आईसीसी से जारी वारंट के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अलास्का समिट की। उनकी शर्तों को सिरे से खारिज करते हुए अपने प्लान पर अडिग रहे और चीन से ग्लोबल शक्ति समीकरण उलट कर रख दिए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस वक्त चीन में मौजूद हैं, ठीक उसी वक्त रूस ने नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। बेलारूस की जमीन पर इस वक्त CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की सेनाएं बारूद बरसा रही हैं।
बेलारूस में नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक से कुछ दूरी पर ज़पाट 2025 युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रूस बेलारूस की सेनाएं कई दिन से इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। अब सीएसटीओ के सदस्य देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की सेनाएं भी इसमें शामिल हो गई हैं। बेलारूस में इस वक्त 45,000 सैनिक, 300 से ज्यादा सैन्य वाहन, 250 से ज्यादा टैंक और आर्टिलरी खतरे से निपटने का अभ्यास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन के साथ साथ बेलारूस से भी पुतिन ने पावर शो शुरू कर दिया है। नेटो के संभावित खतरे से निपटने के लिए युद्धाभ्यास के बहाने सैन्य तैनाती की जा रही है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने इस पर चिंता जताई है। जर्मनी ने कहा है कि इस युद्धाभ्यास पर नजर रखी जा रही है। जर्मनी के सीडीएस क्रास्टन ब्रियूअर ने कहा है कि ज़पाट 2025 नेटो के लिए खतरा नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे नेटो को अलर्ट रहना होगा। नेटो देशों में विश्व युद्ध का डर फैल चुका है, इसीलिए अलग अलग देश अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस में रक्षात्मक तैयारी तेज हो चुकी है। मार्च 2026 तक सभी अस्पतालों को बड़ी इमरजेंसी के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अस्पतालों में बेड और मशीनरी बढ़ाई जा रही है। नागरिकों को मेडिकल किट तैयार रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। जीवन रक्षक दवाओं की एक बुकलेट जनता के लिए जारी की गई है। नेटो के पूर्वी छोर पर हालात बिगड़ने के संकेत हैं और इसीलिए बेलारूस में युद्धाभ्यास शुरू होते ही नेटो भी एक्टिव हो गया है। नेटो ने रूस की सीमा से 200 किलोमीटर दूर बड़ी सैन्य तैनाती कर दी। तो फिनलैंड में रूसी सीमा से 200 किलोमीटर दूर मिकेली में नेटो का मल्टी कोर लैंड कंपोनेंट कमांड बेस तैयार किया जा चुका है। नेटो ने कहा है कि इसको भविष्य में विकसित करके बड़े स्तर पर तैनाती की जाएगी। रूस के ज़पाट 2025 के जवाब में यहां जल्द नेटो का युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है। यहां नेटो सैनिकों की ट्रेनिंग का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। इस बेस की रिपोर्ट नेटो रेडिनेस कमांड नॉरफोक को होगी। नेटो को रेडिनेस कमांड यूएस ईस्ट कोस्ट वर्जीनिया में है। नेटो का ये बेस जिसे फिनलैंड का ये बेस रोजाना हालात की रिपोर्ट भी भेजेगा। फिनलैंड में रूस के हमले रोकने की तैयारी की जा रही है, तो इसके साथ ही सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए कानून भी बदला जा रहा है। फिनलैंड रिजर्व फोर्स बढ़ाने के लिए सैनिकों की भर्ती की आयु सीमा को 65 साल करने पर विचार कर रहा है। इस नियम के आते ही 65 साल तक के सभी पुरुषों को सेना में भर्ती किया जा सकेगा। नेटो की तरफ से रूसी सैन्य गतिविधियों पर निगरानी भी बढ़ाई जा रही है। रूस कैलिनिनग्राद बेस के लिए मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, चेलियाबिंस्क, एडलर से कैलिनिनग्राद तक ट्रेन चलाता है। यह ट्रेन लिथुआनिया की जमीन से होते हुए गुजरती है। इन ट्रेनों पर नजर रखने के लिए ईयू ने लिथुआनिया को फंड जारी किया है। लिथुआनिया को जिम्मेदारी दी गई है कि वो ये निगरानी रखे कि क्या रूस कैलिनिनग्राद में हथियारों की बड़ी खेप जमा कर रहा है। कैलिनिनग्राद एनक्लेव पोलैंड और लिथुआनिया के बीच पड़ता है। माना जाता है कि रूस नेटो के खिलाफ इसी परमाणु बेस से हमले शुरू कर सकता है। रूस के बढ़ते ग्लोबल कद को देखते हुए नेटो, यूरोप और अमेरिका चिंता में है। इसीलिए 4 अगस्त को यूक्रेन के मददगार देशों कोalition ऑफ विलिंग की बैठक बुलाई गई है। पेरिस में होने वाली इस बैठक में ट्रंप भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा ले सकते हैं। इस बैठक में तय किया जाएगा कि भविष्य में क्या कदम उठाए जाएं।
एससीओ समिट से नाराज अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान भी कर सकता है। हालांकि इन सबसे निश्चिंत रूस ने अपने सहयोगियों के साथ युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। बेलारूस में नए यूएवी यानी अनमैन्ड हेलीकॉप्टर की सफल टेस्टिंग हो चुकी है और इसे जल्दी वॉर रेडी किया जा सकता है। और बेलारूस में स्काई ट्रक नाम के इस अनमैन्ड हेलीकॉप्टर का फ्लाइट ट्रायल किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस का इंजन लगा हुआ है। हैरत की बात है कि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के बावजूद बेलारूस को यह इंजन मिल गया है। असेंबल होने के बाद इस खाली हेलीकॉप्टर का वजन टेक ऑफ के समय 2350 किलोग्राम तक होता है। इसकी फ्लाइट रेंज 480 किलोमीटर तक होती है। यह लगातार 4 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में 600 किलोग्राम तक सामान लादकर भेजा जा सकता है। इसकी उड़ान की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। पुतिन की फौज सिर्फ यूक्रेन विजय की जंग ही नहीं लड़ रही है, बल्कि अब यूरोप को भी चुनौती देने को तैयार है। सीएसटीओ के देश मिलकर नेटो से मुकाबले की तैयारी कर चुके हैं। यूरोप में आत्मरक्षा के मिशन चलाए जा रहे हैं। चीन के मंच से पुतिन ने संदेश दे दिया है कि अब दुनिया नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। धरती के सबसे बड़े 32 देशों वाले सैन्य संगठन नेटो का वर्चस्व अब कमजोर पड़ने वाला है। पुतिन के इस मिशन को विश्व युद्ध की चिंगारी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ट्रंप की नीतियों ने एक ऐसी दुनिया को आकार लेने पर मजबूर कर दिया है जिससे वैश्विक समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। एक ऐसी बहुध्रुवीय दुनिया बन जाएगी जो अमेरिका को अलग थलग खड़ा कर देगी। और यह भविष्य की संभावना पर आधारित अनुमान नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में भी हो रहा है, जिसका पहला टीजर था एससीओ का सम्मेलन और अब ट्रेलर लॉन्च होने जा रहा है चीन की विक्ट्री डे परेड पर। इसलिए सवाल अब ट्रंप की नीयत पर उठ रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। अचानक वैश्विक समीकरण बदल गए। दुनिया में बहुध्रुवीय शक्ति के जन्म की बुनियाद पड़ गई। लेकिन विश्व समीकरण में इतनी जल्दी बदलाव आएंगे, इसका अंदाजा शायद ही अमेरिका की उस जनता ने लगाया होगा जो एक विश्व शक्ति के नागरिक होने पर गर्व करते हैं। तो क्या ट्रंप ने अपनी नीति से सुपर पावर युग खत्म कर दिया? क्या ट्रंप ने ही दुनिया में अमेरिका की प्रतिद्वंदी शक्ति को जन्म लेने की नींव रख दी? प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एससीओ की बैठक में चीन, रूस और भारत के बीच बढ़ी करीबी ने एक ध्रुवीय दुनिया को एहसास करा दिया है। अब विश्वास की बुनियाद पर बहुध्रुवीय दुनिया आकार ले रही है। जिसमें एससीओ के मंच से सिर्फ टीजर लॉन्च हुआ है और इसका ट्रेलर दिखेगा चीन की विक्ट्री डे परेड में। क्योंकि आधिकारिक मीडिया ने जानकारी दी है कि 3 सितंबर को 80वें विजय दिवस में 70 मिनट तक अमेरिका को संदेश दिया जाएगा, जिसमें सैन्य परेड 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण होगा सैन्य समीक्षा और दूसरा चरण होगा मार्च पास्ट। इसमें मार्च पास्ट के दौरान जिनपिंग और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष कतारबद्ध खड़ी सेना की समीक्षा करेंगे। लेकिन इसके बाद चीन का पावर शो होगा। जिसमें वायुसेना, थल सेना की टुकड़ियां अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। जमीन पर थल सेना की 45 टुकड़ियां तियानमेन चौक से गुजरेंगी, तो वहीं वायुसेना के यूनिट रक्षा और सुरक्षा की तैयारी दिखाएंगी।
यही नहीं, इस परेड में चीन के घातक हथियारों का प्रदर्शन भी होगा। जिसमें TF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम यानी FOBS, DF-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, YJ-15 से YJ-20 सीरीज की नई एंटीशिप मिसाइलें, FH-97 स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन, KJ-600 कैरियर बेस्ड अर्ली वार्निंग विमान, छठी पीढ़ी का GH-XX स्टेल्थ बॉम्बर शामिल हो सकते हैं। और इस तैयारी को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने का संकेत देंगे विक्ट्री डे के मेहमान, जिसमें मुख्य हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन। यानी एससीओ के बाद अमेरिका को विक्ट्री डे से नई दुनिया बनने का सीधा संदेश दिया जाएगा, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 से भी घातक तैयारी वाला। यही वजह है कि अमेरिका में इस समय सबसे ज्यादा बेचैनी है, इसलिए अमेरिकी थिंक टैंक्स और जनता सीधे सीधे ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जिसका प्रमाण है ये वीडियो जो लेबर डे के दिन जारी हुआ है। ये शिकागो की तस्वीर है जिसमें ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ठीक ऐसे ही पूरे अमेरिका में 1000 से ज्यादा रैलियां निकाली गई, जिसमें 50 राज्यों के हजारों लोगों ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोला है। और अब यही स्थिति ट्रंप प्रशासन के लिए हॉरर शो बन गई है। सबसे बड़ा आरोप ट्रंप पर अब यह है कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपने निजी हित साधने के लिए कर रहे हैं, और उनकी इसी योजना ने भारत को बीजिंग और रूस के करीब खड़ा कर दिया है। जैक सुलिवन का यह बयान बताता है कि ट्रंप ने अपने निजी हित के लिए अमेरिका की विदेश नीति पर पानी फेर दिया है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ ट्रंप परिवार का निजी हित है क्या? दावा है कि ट्रंप ने अपने परिवार के नाम पर बिटकॉइन खरीदे हैं, और ये खरीदारी पाकिस्तानी सॉवरेन बिटकॉइन रिजर्व से लिए गए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा को भी ट्रंप परिवार के हित से जोड़कर देखा गया, जिसके बाद भारत ने अमेरिका से दूरी बनानी शुरू कर दी, और भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद यह दूरी खाई बन गई, जो अमेरिका के लिए घातक साबित हो रही है। क्योंकि चीन के खिलाफ भारत अमेरिका के लिए रणनीतिक साझेदार हो सकता था। रूस अमेरिका की दूरी पाटने में भी भारत की भूमिका अहम हो सकती थी, लेकिन ट्रंप ने पारिवारिक हित के लिए देश की विदेश नीति को ही ताक पर रख दिया, जिसकी पुष्टि करती है यूरोपीय देशों के नजरिए पर प्रकाशित एक रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि एससीओ को पश्चिम तानाशाहों का क्लब कहकर खारिज करता रहा है, लेकिन एससीओ के 25वें सम्मेलन ने पश्चिमी उत्तर विश्व के लिए वैश्विक दक्षिण का खाका बना दिया है, जिसमें रूस एक ताकत के रूप में उभरा है, और एससीओ की भूमिका ने दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने की बुनियाद कर दी है। कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी मीडिया अब मानने लगा है कि एक नई शक्ति का उदय संभव है, और इसका सबसे बड़ा कारण ट्रंप, उनके निजी हित और मनमानी पॉलिसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर एससीओ समिट से ईरान को नई संजीवनी मिल गई है। दरअसल त्यानजिन में रूस, चीन और ईरान ने एक संयुक्त पत्र जारी किया है, जिसने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। इस संयुक्त पत्र से ट्रंप का वो षड्यंत्र फेल हो चुका है जो उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ मिलकर रचा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे ईरान के एटम बॉम्ब बनाने की गारंटी माना जा रहा है। महज 3 दिन पहले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को झटका दिया था। E3 समूह की कोशिश स्नैपबैक प्रक्रिया को लागू कर खमेनी को प्रतिबंधों में जकड़ने की थी, लेकिन एससीओ समिट ने E3 की इस कोशिश को फेल कर दिया। चीन में हुए सम्मेलन के दौरान रूस, चीन और ईरान ने एक संयुक्त पत्र जारी किया। इस पत्र के जरिए रूस, चीन, ईरान ने स्नैपबैक प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। तीनों देशों ने इसे गैर कानूनी और राजनीतिक रूप से विनाशकारी बताया है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र की शक्तियों का दुरुपयोग करार दिया है।
फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की कोशिश स्नैपबैक प्रक्रिया लागू कर ईरान पर दबाव बनाने की थी, ताकि खामनेई से ट्रंप के परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करवाए जा सके। क्योंकि अगर ईरान परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता तो स्नैपबैक के जरिए ईरान पर यूएन के सभी प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाते। लेकिन चीन और रूस के स्नैपबैक प्रक्रिया खारिज करने से यूएन के प्रतिबंध दोबारा लगने की संभावना बेहद कम हो गई है। दरअसल साल 2015 में हुए JCPOA समझौते पर ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका पहले ही इस समझौते से खुद को बाहर कर चुका है, जबकि EU के पास स्नैपबैक को लागू करने की शक्तियां नहीं है। ऐसे में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने स्नैपबैक प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि ईरान, रूस और चीन ने इसे खारिज कर दिया है। ऐसे में स्नैपबैक के जरिए प्रतिबंधों की बहाली की संभावना बेहद कम है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्नैपबैक के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव लाना जरूरी है। रूस और चीन यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं, दोनों के पास वीटो अधिकार है। यूएनएससी में चीन और रूस इस प्रस्ताव को वीटो करते हैं तो ईरान पर प्रतिबंध लगाना असंभव होगा। एक तरफ चीन रूस के समर्थन से ईरान पर यूएन के प्रतिबंधों की तलवार कुछ वक्त के लिए हट चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ से मिले समर्थन के बाद ईरान जल्द परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। इसके लिए ईरान को रूस से भी मदद मिलने की संभावना है। दरअसल तिनजियान में पुतिन और पजेश्कियान की द्विपक्षीय बैठक हुई। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। पुतिन ने पजेश्कियान से खामनेई को बधाई देने का अनुरोध किया, साथ ही कहा कि रूस और ईरान लगातार एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं। ये सहयोग आगे भी जारी रहेगा और इसमें ईरानी परमाणु कार्यक्रम भी शामिल है। यानी रूस भविष्य में ईरान के परमाणु कार्यक्रम में उसकी मदद कर सकता है। दावा है कि इसमें परमाणु बम बनाने में मदद की संभावनाएं भी शामिल हैं, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इधर इजरायली एयर स्ट्राइक में हूती के प्रधानमंत्री और 11 मंत्रियों की मौत से हूती आग बबूला है। ऐसे में इजराइल हाई अलर्ट पर है। डर है कि आने वाले 24 घंटे में हूती इजराइल पर बड़ा ड्रोन हमला कर सकता है। और इजराइल के गाजा पर जारी हमलों के बीच एक चौंकाने वाली खबर यह है कि ट्रंप ने न सिर्फ इजराइल को गाजा पर कब्जे की हरी झंडी दे दी है, बल्कि वेस्ट बैंक पर भी कब्जे के लिए समर्थन दे दिया है और इस मिशन को पूरा करने के लिए मियाद भी तय कर दी है। इसलिए इजरायली सेना ने न सिर्फ हमलों की गति बढ़ाई है, बल्कि ट्रंप के ऑफर प्लान को भी एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन इस कब्जा मिशन में चुनौती क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल ने गाजा पर हमलों की संख्या और गति अचानक बढ़ा दी है। और लगातार हो रहे इन हमलों के पीछे का मकसद सिर्फ हमास का अंत नहीं, बल्कि मकसद है संपूर्ण गाजा पर कब्जा। गाजा नियंत्रण का रण, इजराइल के हमले भीषण। लेकिन सवाल यह है कि संपूर्ण गाजा पर कब्जे के इस प्लान का मकसद क्या है और क्या इसके लिए ट्रंप ने ही छूट दी है? अब मकसद क्या है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जहां तक ट्रंप की तरफ से छूट मिलने की बात है तो ये सच है। और सच ये भी है कि ट्रंप ने गाजा के साथ वेस्ट बैंक पर भी नियंत्रण को हरी झंडी दे दी है। ऐसा इसलिए ताकि गाजा पर कब्जे के बाद वेस्ट बैंक की तरफ से कोई ऐसा कदम ना उठे जो ट्रंप के मकसद पर भारी पड़ जाए। और ट्रंप का मकसद है गाजा को मिडिल ईस्ट का रिविएरा बनाना, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला क्षेत्र बनाना, गाजा को 7-8 शहरों वाला भूखंड बनाना, जहां ट्रंप बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करेंगे।
यही वजह है कि गाजा के लिए ट्रंप ने ऑफर जारी कर दिया है ताकि गाजा के निवासी खुद क्षेत्र छोड़कर चले जाएं। ऑफर है 10 साल के लिए गाजा को छोड़कर जाना और इसके बदले में 5,000 अमेरिकी डॉलर। यही वजह है कि गाजा को लेकर इजरायली कैबिनेट ने एक बैठक भी की है जिसमें गाजा को खाली कराने के प्लान पर चर्चा हुई। लेकिन इसी बैठक में इजरायल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इयाल जमीर ने एक चौंकाने वाली चेतावनी से सबको अवगत करा दिया। जमीर का दावा है कि गाजा पर कब्जा सैन्य शासन को आमंत्रण साबित हो सकता है क्योंकि गाजा पर कब्जे के बाद कोई स्थानीय निकाय जिम्मेदारी नहीं लेगा। आबादी की जिम्मेदारी के लिए सैन्य शासन लगाना ही अंतिम विकल्प होगा। हालांकि उनकी इस चेतावनी पर तुरंत रक्षा मंत्री का जवाब आया जिसमें उन्होंने पहले तो साफ कर दिया कि गाजा पर कब्जे का फैसला लिया जा चुका है जो ट्रंप की सहमति होने के कारण बदल नहीं सकता और सैन्य शासन की समस्या का तोड़ निकाला जा चुका है। प्लान के तहत गाजा के लोगों को स्वैच्छिक प्रवास का विकल्प है। अगर वो स्वेच्छा से देश छोड़ते हैं तो सैन्य शासन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन स्वैच्छिक प्रवास के लिए भी जल्द कदम उठाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए सहमति तो दे दी है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए और इस जल्दबाजी का कारण है गाजा को लेकर बढ़ रहा वैश्विक दबाव। दरअसल इसी महीने फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला है। गाजा में नरसंहार रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं भी सक्रिय हो गई हैं। कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने गाजा का दौरा भी तय कर लिया है और ब्रिटेन ने गाजा के युवाओं के लिए अपने यहां शिक्षा देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसलिए गाजा को लेकर बढ़ रही वैश्विक सक्रियता अपने अंजाम तक पहुंचे इससे पहले ही ट्रंप गाजा पर कब्जा चाहते हैं क्योंकि मियाद उन्हें भी सिर्फ सितंबर महीने की मिली है। यही वजह है कि नेतन्याहू को ट्रंप ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जे की सहमति तो दे दी है, लेकिन वो तय समय में कब्जा पूरा करने के लिए इजरायल पर दबाव भी बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। और ट्रंप ने वेनेजुएला के करीब नेवी की भारी तैनाती कर दी है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो डरने की बजाय ट्रंप को ललकार रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अमेरिका ने हमला किया तो उनकी सेना भी जवाब देगी। समंदर में युद्ध का माहौल है, लेकिन अमेरिका के 8 शक्तिशाली युद्धपोत एक आदेश पर वेनेजुएला में तबाही ला सकते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। 8 युद्धपोत के साथ डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी मौजूद हैं। साथ ही अमेरिका ने B-2, B-52, A-10 और F-16 विमानों को भी वेनेजुएला के करीब तैनात किया है। अमेरिकी युद्धपोत 1200 मिसाइलों से लैस है। परमाणु पनडुब्बी भी वेनेजुएला के करीब है। जमीन पर उतरने वाले कमांडो भी तैनात हैं। अमेरिका के हमले की आशंका के बीच वेनेजुएला ने सीमा पर सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वेनेजुएला पर हमला हुआ तो हम एक युद्ध के लिए तैयार हैं। अमेरिका 15 सितंबर से अपने तट के पास यूनिटास 2025 नाम से एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू करने जा रहा है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति मादुरो के आदेश के बाद वेनेजुएला की सीमा पर सैनिकों की तैनाती होने लगी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप आपको सावधान रहना होगा क्योंकि आपके मंत्री मार्को रूबियो आपके हाथों को दक्षिण अमेरिकी, कैरेबियन और वेनेजुएला के लोगों के खून से रंगना चाहते हैं। आपके नाम पर नरसंहार का दाग लगेगा।